एक हफ्ता, एक अपील, दो बड़े फैसले और सोने चांदी में मच गया हाहाकार। दरअसल पहले पीएम मोदी की अपील, फिर सोने चांदी पर बड़ी इंपोर्ट ड्यूटी और फिर सोने की आयात की अधिकतम सीमा 100 किलोग्राम तय करने के बाद शुक्रवार 15 मई को दोनों धातुओं में भारी गिरावट दर्ज हुई। एमसीएक्स पर दिन में सोना 3,500 रुपए तक सस्ता हुआ, लेकिन ट्रेडिंग बंद होने तक यह 2,243 रुपए गिरकर 1,58,547 रुपए प्रति 10 ग्राम पर क्लोज हुआ। वहीं चांदी में दिन में 21,000 रुपए तक की भारी गिरावट देखी गई। हालांकि जब ट्रेडिंग बंद हुई तब यह 8,114 रुपए गिरकर 2,71,866 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। अब सवाल यह है कि क्या अब सोने चांदी में भारी गिरावट आने वाली है या फिर अब ऐतिहासिक उछाल देखने को मिल सकता है। इसे लेकर हमने केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी के असर, स्मगलिंग के खतरे से लेकर सोने चांदी के टारगेट प्राइस और निवेश की सही रणनीति समझाई। तो चलिए समझते हैं सोने चांदी का पूरा गणित। अजय जी, जागरण बिजनेस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अजय जी, आपसे सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आखिर पीएम मोदी की सोना कम खरीदने की अपील के क्या मायने हैं, और पीएम मोदी ने यह अपील तब क्यों की जब आरबीआई लगातार सोना खरीद कर रहा है। क्या इसका सीधा संबंध देश के बढ़ते गोल्ड इंपोर्ट बिल, ट्रेड डेफिसिट और रुपए पर पड़ने वाले दबाव से है? बिल्कुल, ये एक काफ़ी बड़ा स्टेप है और ऐसा नहीं कि ये स्टेप गवर्नमेंट ने पहले भी लिया है। ऐसा हमने 22 और 23 में भी देखा था, जब गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर लगभग 15% कर दिया था। और लेने का कारण भी है, जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि हमारी करेंसी हम बोल सकते हैं कंटिन्यू डेप्रिशिएट होते जा रही है। पिछले एक साल में 17% का हमने फॉल आते हुए देखा हमारी करेंसी में। एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि देखिए 2022 में भी अगर आपको ध्यान हो तो रशिया यूक्रेन का वॉर था, जिसके चलते कच्चा तेल बढ़ चुका था और ये कहीं ना कहीं हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे इम्पैक्ट डाल रहा था। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। जब से हमने देखा यूएस, इजराइल, ईरान के जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए, कच्चे तेल में ज़बरदस्त तेजी आई है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं एक फॉरेन एक्सचेंज पे हमारा इम्पैक्ट पड़ रहा है। आज हम एज बीइंग इंडिया हम काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, जैसे कच्चा तेल है, एडिबल ऑयल है, फर्टिलाइजर्स है, साथ में इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर। पिछले 5 सालों में गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं इसके ऊपर। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो गोल्ड एक इंपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं हमें यील्ड नहीं देती। इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने खाली एक तो ड्यूटी बढ़ाई है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान भी किया कि अगर एक साल तक अगर हम इंपोर्ट नहीं करें या कम से कम करें तो उसका करंट अकाउंट डेफिसिट पे फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए ये स्टेप लिया गया ताकि हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को एक सपोर्ट मिले और साथ में गिरती हुई करेंसी को एक हम बोल सकते कुशन मिले। इसका मतलब ये नहीं कि करेंसी हमारी 90 आ जाने वाली है, बट जिस स्पीड से हम गिर रहे हैं उसकी स्पीड है वो थोड़ी कम तो होती हुई जरूर दिखाई देगी। अजय जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे यह रहेगा कि सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से आम खरीदार पर इसका कितना असर पड़ेगा। इसे और सरल शब्दों में कहूं तो 1 ग्राम सोना या 10 ग्राम सोना या फिर 1 किलोग्राम चांदी खरीदने पर आम खरीदार को कितने ज्यादा रुपए तक देने पड़ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी की अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ने इसको 2022-23 में जैसे हमने ये ड्यूटी रखी थी वैसे ही ड्यूटी को वापस लिया गया है। जो इफेक्टिव इंपोर्ट ड्यूटी है गोल्ड सिल्वर पे, यहाँ पे हमने 6% से बढ़कर इसको 15% होते हुए देखा। इसका अगर बाइफर्केशन की अगर हम बात करते हैं तो 10% BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी रहेगी और एडिशनली 5% AIDC रहेगा, जो कुल मिलाकर 2024 में हमने जो देखा था कि करीबन 15% का था, ये इफेक्टिव रहेगा। इसका असर बायर पे डेफिनेटली पड़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि अगर आप 10 ग्राम सोना अगर लेते हैं तो लगभग कंज्यूमर को एडिशनल 14 से 15 हज़ार रुपये तक का पे करना पड़ेगा। आज की डेट में भाव करीबन 1,60,000 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है, तो लगभग 14 से 15 हज़ार रुपये का इस पर फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई देता है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी 3 लाख रुपये का भाव टच कर चुकी है, और चांदी पे भी लगभग अगर हम देखें तो 25 से 28 हज़ार के आसपास का एक फ़र्क पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपके पॉकेट को थोड़ा पिंच करता हुआ दिखाई देगा। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, इंडिया एक कॉस्ट सेंसिटिव कंट्री जरूर है, बट सोने चांदी के केस में हमारे पास इमोशनल वैल्यू है। इसके लिए पिछली बार भी हमने देखा था कि जब ड्यूटी 15% थी तब भी हमारे इंपोर्ट्स के नंबर काफ़ी अच्छे थे। अब देखना होगा कि महंगाई जीतती है या इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की वजह से गोल्ड में डिमांड रुकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिल्कुल। अच्छा जी, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से एक बड़ा सवाल यह भी आता है कि जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, वो भारत हर साल कितना सोना चांदी इंपोर्ट करता है।
सबसे ज्यादा सोना किन देशों से आता है और भारत दुनिया के सबसे बड़ी गोल्ड इंपोर्टर्स में क्यों शामिल है? इंडिया अपनी ज़रूरत का सारा जो गोल्ड का इंपोर्ट है वो बाहर से ही करती है। लगभग अगर देखा जाए तो जैसे हम 2012-13 में चले तो वहाँ पे हमने 1000 टन सोना इंपोर्ट किया। फिर हमने 2013-14 से देखा था, गवर्नमेंट ने ड्यूटी भी बढ़ाई, एक्शंस भी लिए और सेग्रीगेशन किया गया था कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए अलग होता है और कंजम्पशन के लिए अलग होता है। जिसके बाद हमने देखा 600 साढ़े 600 टन के आसपास का गोल्ड इंपोर्ट हम करने लग गए हैं। अगर हम पिछला 2021 की बात करें तो करीबन 1070 टन हमने सोना इंपोर्ट किया, जिसके बाद ड्यूटी बढ़ गई थी और ड्यूटी बढ़ने के बावजूद हमने देखा 750 से 800 टन के आसपास सोना हम एनुअली इंपोर्ट करते हैं। 2026 के फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो करीबन 72 बिलियन टच कर गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है गोल्ड के प्राइजेस। जिस ढंग से हम देखते हैं 5 साल पहले सोना 50,000 रुपया हुआ करता था, अब 1,60,000 है, तो कहीं ना कहीं वैल्यू वाइज भी हमने देखा ये हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे ज़्यादा इम्पैक्ट करता हुआ। मेजॉरिटी करके हम जो सोना बाय करते हैं या इंपोर्ट करते हैं वो स्विट्जरलैंड है, जो लगभग 40% कंट्रीब्यूट करता है। फिर यूएई है, साउथ अफ्रीका है, कुछ साउथ ईस्ट एशिया भी है, बट कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा जो बाइंग होती है वो स्विट्जरलैंड और यूएई से होती है। और हम जानते हैं इंडिया का जो कल्चर है उसमें गोल्ड हम बाई नहीं करते, हम कंज्यूम करते हैं, चाहे अक्षय तृतीया हो, धनतेरस हो। इसके लिए अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि सोने में हमेशा इंडियंस का प्रेम बढ़ा रहता है और जब भी भाव गिरते हैं तो इमीडिएटली बाइंग भी आती हुई दिखाई देती है। अजय जी, इस बीच एक और सवाल आता है कि आखिर सरकार बार बार सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी क्यों बढ़ाती है? क्या इसका मकसद केवल इंपोर्ट कम करना है या फिर इससे सरकार टैक्स कलेक्शन और करंट अकाउंट डेफिसिट को भी कंट्रोल करना चाहती है? देखिए, तो ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा ये रिपीटेड ड्यूटी हाइक ये एक तरह का टूल होता है। गवर्नमेंट जब देखते हैं कि कभी स्मगलिंग भी बढ़ती है, क्योंकि जब ज़्यादा ड्यूटी बढ़ जाती है तो हम देखते हैं कि काफ़ी लोग स्मगलिंग की एक्टिविटीज़ में बढ़ जाते हैं, उसको रोकने के लिए कभी ड्यूटी कम भी करते हैं। हमने देखा, अगर आप पिछले 10 साल की अगर बात करो तो ड्यूटी में हमने कटौती भी देखी है, ड्यूटी बढ़ती हुई भी देखी। ये कीप ऑन एडजस्टमेंट होता है। जो प्राइमरी गोल होता है ड्यूटी का वो यही होता है कि हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट यहाँ इसको हम बैलेंस करके रखें, आदमी को डिस्करेज करें, क्योंकि गोल्ड को एज ए डेड इन्वेस्टमेंट माना जाता है कोई भी इकोनॉमी के लिए। बिकॉज अगर आप कच्चा तेल लेते हैं तो अल्टीमेटली इकोनॉमी चलती है, अगर आप फर्टिलाइजर्स लेते हैं तो कहीं ना कहीं फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ता है। बट जब आप इंपोर्ट करते हैं मेटल को तो ये घरों में था। आज भी अगर हम देखते हैं तो ऑन एवरेज 700-800 टन भी अगर हम पिछले 20 साल से इंपोर्ट कर रहे हैं, 20-25 साल से, तो आप ये मान के चलो आज घरों में करीबन 20 से टोटल 18 से 20,000 टन सोना घरों में पड़ा हुआ है, मंदिरों में 3,500-4,000 टन सोना पड़ा हुआ है। ये इकोनॉमी में कहीं पे भी काम नहीं आता है, इसीलिए इसको डेड इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। और फॉरेक्स रिजर्व जो है हमारा वो कहीं ना कहीं डिप्लीट होता हुआ दिखाई देता है। इसके लिए गवर्नमेंट हमेशा इसके ऊपर नज़र रखती है और ऑब्जेक्टिव एक ही, एक तो रुपए की स्टेबिलिटी लेके आ जाए और टैक्स रेवेन्यू, अगर कोई लग्जरी कंजम्पशन करना चाहता है तो डेफिनेटली हायर ड्यूटी पे करके ले सकता है, लेकिन अल्टीमेटली करंट अकाउंट डेफिसिट को और रुपए को संभालने के लिए ये एक टूल के तौर पे गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इसको यूज़ करती है। अच्छा जी, मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि पीएम मोदी की अपील और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद बाजार में सोना खरीदने की होड़ क्यों मच गई? क्या लोगों को डर है कि आगे कीमतें और तेजी से बढ़ सकती हैं? देखिए, जो एक्शन गवर्नमेंट ने लिया उसके बाद एक तरह का हम बोल सकते हैं फोमो भी क्रिएट हो गया। देखिए, इंडिया में वैसे भी हम देखते हैं कि सोने के प्रति एक फोमो तो वैसा भी रहता है। कभी भी भाव में गिरावट आती है तो इमीडिएटली बाइंग लौटते हुए दिखाई देती है, वहीं तेजी आती है तो और ज़्यादा बाइंग आती हुई दिखाई देती है, क्योंकि फोमो क्रिएट हो जाता है कि मैं कहीं ना कहीं मिस आउट तो नहीं कर रहा हूँ। डेफिनेटली इस बार हम देख रहे हैं कि शादी ब्याह के सीज़न भी है सामने। हाँ, एक ज़रूर है कि 15% ड्यूटी होने के बाद से रिटेल डिमांड पे एक डेंट आता हुआ दिखाई देता है, बट ये अब जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि गोल्ड हमारे रिचुअल में है। तो हम भाव नहीं देखते, हम सेंटीमेंट देखते हैं। तो हो सकता है प्राइजेस के अंदर जो तेज़ी आई है और ड्यूटी में तेज़ी आई है उसके से डिमांड में थोड़ा ड्रॉप आ जाए, बट कुल मिलाकर हमें लगता है कि ये हायर लेवल पे अपकमिंग जो वेडिंग सीजन है और सप्लाई डिस्टर्बेंस की वजह से भी हम देख रहे हैं कि प्राइजेस में कंटिन्यू तेज़ी भी रहेगी और डिमांड भी मेंटेन रहेगी। थोड़ा बहुत टेम्प्रेरी हो सकता है कि भाव में गिरावट आ जाए, डिमांड में भी गिरावट आ जाए, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि डिमांड कंटिन्यू रहेगी। अच्छा जी, इस बीच एक बड़ा सवाल घर घर में भी उठ रहा है कि क्या आने वाले महीनों में सोना और महंगा हो सकता है? घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से मई जून तक सोने और चांदी का संभावित टारगेट प्राइस क्या हो सकता है? देखिए, प्राइस की अगर बात करें तो 2026
एक तरह का रिमार्केबल ईयर रहेगा, क्योंकि जब हमने जनवरी 2026 स्टार्ट किया था तब सोने और चांदी में हमने नए हाई लगते हुए देखे थे। हाँ, हालांकि फरवरी जैसे ही स्टार्ट हुआ उसके बाद हमने काफ़ी बड़े गिरावट भी आते हुए देखे, वो इन लाइन ऑफ एंटीसिपेशन था, क्योंकि इतनी बड़ी तेज़ी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग तो आता है। देखिए लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि अभी भी सोने चांदी में कंटिन्यू तेज़ी रहेगी। खाली कच्चे तेल पर नज़र रखिए, अगर महंगाई ज़्यादा बढ़ती है तो हो सकता है एक टेम्परेरी डेंट मिल जाए प्राइजेस में, लेकिन मुझे लगता है अभी इमीडिएट रेंज जो रहेगा वो 4400-4500 डॉलर नीचे में रहेगा, ऊपर में $5000 रहेगा। एक बार प्राइजेस $5000 के ऊपर निकलती है तो हम एक नए हाइस की तरफ गोल्ड को बढ़ते हुए देखेंगे, जिस ढंग से फाइनेंशियल डिमांड भी है, फैमिली ऑफिसेस की डिमांड भी है, और अब हम देख रहे हैं कि ईटीएफ्स के अंदर भी लोग लेने लग गए हैं। वहीं अगर डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की जो गिरावट बढ़ रही है, इसका एक सपोर्ट डोमेस्टिक गोल्ड को मिलता हुआ दिखाई देगा। हम समझते हैं थोड़ा सा अगर पैनिक सिचुएशन में अगर भाव 140 145 के करीब आए, वो लेने का अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि अब 9% की ड्यूटी का डिफरेंस आ चुका है, साथ में रुपए की गिरावट का आ सकता है। अदरवाइज 125 का लेवल बहुत ही बेहतरीन था, लेकिन ऊपर में मुझे लगता है कि अगले अगर 2-4 महीने में देखें तो 170 175 से ज़्यादा लग रहा नहीं है। लेकिन हाँ, अक्टूबर के बाद एक बड़ी तेज़ी बनते हुए दिखाई देगी। चांदी के अंदर भी हमने देखा एक तरह से प्राइस डिस्कवरी फेज में है, क्योंकि चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है और सोने को भी सपोर्ट करती है। हमने चांदी में ये साल देखा 4 लाख का लेवल भी और 2 लाख का लेवल भी। यहाँ पे रुपए की गिरावट और ड्यूटी के चलते इमीडिएट तो 3.25 लाख के आसपास का लेवल लग रहा है, फिर एक गिरावट भी देखने मिल सकती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड को थोड़ा डेंट लग सकता है, एनर्जी की कॉस्ट जो बढ़ी हुई है। बट ओवरऑल ग्लोबल सप्लाई डेफिसिट ही बना हुआ है, जो मुझे लगता है कि एक बार प्राइजेस अक्टूबर के बियॉन्ड निकलता है या 3.5 लाख के ऊपर निकलता है तो नए हाइज भी हम आते हुए देखेंगे। शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म अभी भी मुझे लगता है कि सोने और चांदी के लिए काफी स्ट्रांग रहेगा। अजय जी, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से ज्वेलरी इंडस्ट्री और छोटे कारोबारियों पर क्या असर पड़ेगा? खासकर सराफा बाजार, छोटे ज्वेलर्स और शादी ब्याह के सीजन में ग्राहकों पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है? देखिए बिल्कुल, ड्यूटी में अगर चेंजेस आता है तो इंडस्ट्री पे, स्मॉल ट्रेडर पे, कंज्यूमर सभी पे फर्क पड़ता है। बट देखिए गोल्ड एक ऐसी चीज़ है कि जल्दी ये एब्जॉर्ब भी हो जाता है। जिस ढंग से अचानक से ये तेजी आई है, क्योंकि मंडे ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट ने सिग्नल तो दिए हैं बट इतनी जल्दी नहीं करेगा, बट जिस स्पीड से ये हुआ है एक सेंटीमेंट तो मार्केट में बिगड़ा है, क्योंकि अभी ये शादी का सीजन है सामने, और कभी भी शादी के सीजन में सबने अपने अपने बजटिंग और प्लानिंग बना रखी है। अब ऐसे में डिस्टर्बेंस होगा तो चाहे वो ज्वेलर हो, स्मॉल ट्रेडर हो, चाहे कंज्यूमर हो, तीनों को इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है। हाँ, जनरली हम देखते हैं जब भी ड्यूटी में ऐसा बड़ा चेंजेस आता है तो रिसाइकल गोल्ड, या हम जिसको बोलते हैं ओल्ड गोल्ड, ये मार्केट में आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत जन के बजट अलाउ नहीं करते तो पुराना सोना मार्केट में आना स्टार्ट हो जाता है। तो हो सकता है उसका एक सपोर्ट मिले। स्मॉल ज्वेलर्स के लिए सबसे बड़ा लिक्विडिटी क्रंच आने लग जाता है, क्योंकि मार्जिन वैसे भी बहुत ही ज़्यादा सीमित हो चुका है। पिछले 4-5 सालों में ज्वेलरी इंडस्ट्री में तो बहुत ही ज़्यादा हमने हालत ख़राब होते हुए देखी, जिससे डायमंड के प्राइजेस में क्रैश हो गया, सोने के भाव में जो तेज़ी आई है उसकी वजह से जो परचेजिंग पावर है वो भी कम हुई है। काफ़ी छोटे हमने देखे हैं कि जो परचेजिंग करते हैं उसको पोस्टपोन होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि 15% का टैक्स बर्डन इम्पैक्ट जरूर करता है। तो टाइमिंग हम बोल सकते हैं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल डिमांड में भी हम देखते हैं 30-35% जो हमने बातें की है, तो 30-35% तक का डिमांड में भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट लेट्स सी कि अगले हफ्ते 10 दिन में चीज़ें सेटल कितनी होती है। अच्छा जी, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद लोगों का मानना है कि अब सोने की स्मगलिंग भी हो सकती है, या फिर स्मगलिंग का खतरा भी बढ़ सकता है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि जब सोने की ड्यूटी सोने पर गोल्ड ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी थी, तब गोल्ड की स्मगलिंग बढ़ गई थी। क्या ये इस बार फिर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए गवर्नमेंट को भी सबसे बड़ी चिंता यही है कि जब टैरिफ हम ड्यूटी बढ़ जाती है तो यहाँ पे हम देखते हैं गोल्ड में स्मगलिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। बीच में तो हमने देखा था 2022-23 में ऐसे कुछ पेपर कटिंग्स भी आने लग गई थी कि दुबई जाकर अगर आप सोना लाते हो तो आने जाने का टूर फ्री हो जाता है। लेकिन अभी देखिए सर्वेलेंस भी बहुत स्ट्रांग है। गवर्नमेंट, देखिए आपको गवर्नमेंट को हिट करना है ये ऑब्जेक्टिव मत रखिए। आज आप समझिए ग्लोबल मार्केट में जो अनसर्टेनिटी हो रही है इससे पूरी दुनिया कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड है, इंडिया भी इम्पैक्टेड है। अब उसको बचाना वो हमारा फर्ज है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब भी ऐसी ड्यूटी बढ़ती है तो एक तरह को ये इंसेंटिव मिल जाता है, स्मगलिंग एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है। गवर्नमेंट इसको बिल्कुल पैनी नज़र से देख रही है कि अनऑफिशियली गोल्ड जो एंटर हो उसके ऊपर काम करे। 2024 में हमने देखा था, इसी को देखते हुए ड्यूटी में कटौती आई थी। उसके बाद हमने देखा था
कि थोड़े बहुत ड्रॉप भी आया था इस चीज़ों में, बट यस एक चैलेंज ये भी रहता है कि हायर ड्यूटी जब भी होती है तो स्मगलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगा कि जब देश दुनिया में कोई अनिश्चितता आती है, खासकर मिडिल ईस्ट वॉर ले लीजिए, तब भारत में लोग सोने की तरफ क्यों भागने लगते हैं? क्या यह सिर्फ निवेश नहीं बल्कि भारतीय समाज की मानसिकता, सुरक्षा और परंपरा से भी जुड़ा मामला है? देखिए, इंडिया और सोना दोनों साथ साथ ही चलते हैं। आज रामायण काल से भी देखोगे तो वो टाइम पे रावण की जो लंका थी वो भी सोने की थी। माता सीता को भी जो हिरण दिखता है वो भी सोने का दिखता है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं ये हमारे रिचुअल में गोल्ड बसा हुआ है। इनफैक्ट जो आज हम एसआईपी की बात करते हैं, हमारे रिचुअल में तो पहले से बता रखा है कि साल में 2 बार तो सोना लेना ही लेना है, चाहे वो अक्षय तृतीया के दिन हो चाहे धनतेरस के दिन। इनफैक्ट अगर हम गोल्ड की बात करें तो उसको स्त्री धन कहा जाता है, वुमेन्स वेल्थ, और ये एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी का काम करता है। वैसे भी देखिए, एज पर हिंदू भी अगर हम देखते हैं तो लोग सोना लेना जानते हैं, बेचना नहीं जानते, क्योंकि बताया जाता है कि जब आपके बुरे दिन हो तो सोने में बेचा, और एक सोशल मैसेज हो जाता है अगर कोई सोना बेच रहा है तो। इसकी वजह से अब तक हमने देखा कि गोल्ड एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट के तौर पे इंडियन कभी नहीं देखते, ये एक रिचुअल के तौर पे देखते हैं, सोशल रिचुअल रहता है। तो इसी वजह से गोल्ड आज भी 20,000 टन सोना घरों में क्यों पड़ा है? क्योंकि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी और एक जनरेशन से जनरेशन वेल्थ ट्रांसफर होने का सबसे बड़ा जरिया भी है। इसी के लिए हमने देखा गोल्ड एक एसेट क्लास नहीं है, गोल्ड एक रिचुअल है, गोल्ड एक आस्था है। अच्छा जी, अब मैं आपसे आखिरी सवाल समझना चाहूंगा कि अगर कोई निवेश के लिए सोना खरीदना चाहता है तो अभी फिजिकल गोल्ड खरीदना सही रहेगा या फिर गोल्ड ईटीएफ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, डिजिटल गोल्ड जैसे कई विकल्प हो सकते हैं? निवेशकों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? हाँ, ये जरूर है, पिछले 5 साल में हमने गोल्ड को एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट के तौर पे देखा। अगर हम बीइंग अ इन्वेस्टर अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को समझा है कि गोल्ड आप कंज्यूम कर रहे हो या निवेश चाहिए। तो अब हम समझ में आता है कि इक्विटी में जब गिरावट आती है तो सोना अच्छा परफॉर्म करता है। तो अब नए प्रोडक्ट भी बनने लग गए हैं, जैसे सोवनियर गोल्ड बॉन्ड। हमने देखा जिसको अगर इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए आप सोवनियर गोल्ड बॉन्ड लीजिए। यहाँ पे गवर्नमेंट ने 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट भी रखा था, टैक्स फ्री गेन्स भी रखा था मैच्योरिटी पे, इससे काफ़ी लोग अट्रैक्ट भी हुए। फिर गोल्ड ईटीएफ में भी हमने लोगों का रुझान होते हुए देखा। डिजिटल गोल्ड पे थोड़ी क्लैरिटी कम है, बट वो लिक्विडिटी एंड स्मॉल रेगुलर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छे विकल्प है। साथ में हमने देखा अब गोल्ड ईजीआर भी लॉन्च हो चुका है, जो आप एक्सचेंज के द्वारा, एनएससी द्वारा आप बाय कर सकते हैं। तो मेरा मानना है, देखिए जो अभी विपशॉर्ट्स हमने पिछले 1-2 साल में देखा है ना, उसको आप छोड़ दीजिए, पैनिक क्रिएट होता है इससे अच्छा आप एसआईपी कीजिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने छोटा छोटा लेवल आप देखकर बाय करते रहिए। इससे होगा क्या, डिजिटल फॉर्म पे लेने की वजह से आप मात्र 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया भी इस गोल्ड में निवेश करके चल सकते हैं। और जब भी एक तो क्या होता है, इसमें जो फ्लक्चुएशन होता है उसमें एवरेज आउट हो जाता है आपका कॉस्ट, और जब भी आपको डिलीवरी भी चाहिए एक क्वांटिटी फिक्स हो जाती है, तो आप एक्चुअल से एक्सचेंज से या ईटीएफ ये इन बाकी प्रोडक्ट के अंदर डिलीवरेबल ईआरजी जो मैं बता रहा हूँ वो डिलीवरेबल हो जाता है। तो कुल मिला के देखिए, डरने की बात नहीं है ऐसी वॉलिटिलिटी के लिए, बट मुझे लगता है प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा बन चुके हैं, चुनिए सही। और गोल्ड में तो देखो बैलेंस शीट पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, तो मुझे लगता है गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड ईजीआर ये सब बेहतरीन विकल्प है। छोटे अमाउंट से भी आप स्टार्ट करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि अभी भी सोना बहुत सस्ता है, और जिस ढंग से जियोपॉलिटिकल टेंशन, सेंट्रल बैंक की बाइंग चलती है, आने वाले 1-2 साल और सोने में तेजी बरकरार रहेगी। अजय जी, जागरण बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही तमाम सारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे जागरण बिजनेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी तमाम सारी खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी जागरण बिजनेस की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं।